नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करूंगा नोएडा में एक बेकसूर नौजवान इंजीनियर की मौत की, नोएडा अथॉरिटी के नकारापन की, लापरवाही की। इस केस में आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया। इस घटना की जांच के लिए मेरठ जोन के कमिश्नर के नेतृत्व में 3 मेंबर्स की एसआईटी गठित कर दी और 5 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इस कमेटी में मेरठ जोन के एडीजी और पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर भी शामिल होंगे। यह कमेटी जांच करके यह बताएगी इस हादसे के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो सकता है। असल में 3 दिन पहले नोएडा में 27 साल का एक नौजवान रात के अंधेरे में घने कोहरे के कारण गाड़ी समेत सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में गिर गया। वो मदद के लिए 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। मौके पर पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी लड़के की जान नहीं बचाई जा सकी। वो डूब गया। युवराज नाम के इस लड़के ने गड्ढे में गिरने के बाद सबसे पहले अपने बुजुर्ग पिता को फोन किया। पिता मौके पर पहुंच गए। बेटे ने फोन की लाइट जलाकर अपनी लोकेशन बताई। गाड़ी डूब रही थी। बेटा गाड़ी की छत पर लेट गया और पिता से बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन न फायर ब्रिगेड के लोग, न पुलिस वाले और न कोई रेस्क्यूअर पानी में कूदा। सब दूर से रस्सियां फेंकते रहे। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजरा। वो पानी में कूदा, लेकिन तब तक युवराज डूब चुका था। उसके पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। इस हादसे के 3 दिन बाद आज नोएडा अथॉरिटी ने वो रास्ता बंद किया, बैरिकेड लगाए और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन सवाल है कि जिस गड्ढे में गिरकर युवराज की मौत हुई, वो वहां किस बिल्डर ने खुदवाया? इस गहरे गड्ढे में जब 2 साल से पानी भरा है, पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, तो अफसर क्या कर रहे थे? क्या कोई साइन बोर्ड नहीं लग सकता था? बैरिकेड नहीं लग सकते थे? स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है इसका? ये पता लगना चाहिए। लेकिन इन सब सवालों पर नोएडा अथॉरिटी के अफसर क्या जवाब दे रहे हैं, स्थानीय लोग किन अफसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको युवराज के पिता राजकुमार मेहता की बात सुनवाता हूं, जिससे आपको असलियत पता चलेगी। जिस पिता ने अपने इकलौते नौजवान बेटे को खोया हो, जिसका बेटा पिता से बचाने की गुहार लगा रहा हो और पिता हेल्पलेस हो, कुछ न कर पाए, बेटी की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? युवराज के पिता राजकुमार मेहता की आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। वो रो रो कर थक गए हैं। आज जब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन लिया, जांच के लिए एसआईटी बनाई, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया, तो इसके बाद युवराज के पिता ने कहा एक्शन हो रहा है, अच्छी बात है। अब उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, कम से कम इतना हो जाए किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो। राजकुमार मेहता ने कहा कि पुलिस 15 मिनट में पहुंच गई थी, फिर आधे घंटे में फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए, लेकिन उनके पास रस्सी के अलावा बचाने के लिए और कोई डिवाइस नहीं थी। न लाइफ जैकेट थी, न बोट थी, और फायर ब्रिगेड के लोग भी ठंडे पानी में कूदने से डर रहे थे, इसलिए कोई पानी में नहीं उतरा और उनका बेटा डूबकर मर गया। अब बात काशी की। काशी के मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स सर्कुलेट करके आरोप लगाया कि डेवलपमेंट के नाम पर सरकार काशी की विरासत को खत्म कर रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को खंडित किया गया, लेकिन सरकार ने इन तस्वीरों और पिक्चर्स को एआई जनरेटेड बताया, फर्जी बताया और अफवाह फैलाने के मामले में 8 एफआईआर दर्ज की गई। इन लोगों को 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। वाराणसी प्रशासन ने आज फैक्ट चेक करके इस बात के सबूत दिए कि एआई जनरेटेड वीडियोस सर्कुलेट करके अफवाह फैलाई गई। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में कुंभा महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, मूर्ति खंडित दिखाई दे रही है, मलबे का ढेर लगा है, लेकिन हकीकत में
ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, न मंदिर टूटा न कोई मूर्ति खंडित हुई। धर्माचार्यों और माताओं बहनों को लेकर मध्य प्रदेश में कुछ नेताओं के बयान भी आज चर्चा में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने कह दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है, इसलिए इन वर्गों की बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के आरजी प्रजापति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों को मिसकोट करके उन्हें अंधाचार्य बता दिया। भोपाल में SC ST और OBC संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता ने रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कहा, उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की और कहा कि ऐसे लोगों को जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए। और अब बात ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की। आजकल AR रहमान को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा और AR रहमान को लगता है कि उन्हें काम न मिलने की वजह उनका मुसलमान होना है। उन्होंने BBC में पाकिस्तानी ओरिजिन के एक एंकर को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही। AR रहमान ने इस इंटरव्यू में कहा, पिछले 8 साल से बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं मिल रहा और इसका कारण कम्युनल हो सकता है, यानी वो मुसलमान है इसलिए काम नहीं मिल रहा। AR रहमान ने कहा, पिछले कुछ साल में फिल्म इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ है, फैसले लेने का अधिकार ऐसे लोगों के पास आ गया है जो क्रिएटिव नहीं है। उन्होंने चाइनीज विस्पर सुनी है कि उन्हें काम देने से मना किया जाता है। और रहमान यही नहीं रुके, पिछले साल रिलीज हुई जिस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म छाया में उन्होंने म्यूजिक दिया था, उस फिल्म को भी रहमान ने डिवाइसिव बता दिया। AR रहमान ने कहा, मौजूदा दौर में पोलराइज सोसाइटी को कैश करने के लिए ही छावा बनाई गई। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स ने AR रहमान के बयानों का विरोध किया। जावेद अख्तर ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और बेबुनियाद बताया। इसके बाद AR रहमान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सफाई दी, कहा उनकी बातों का वो मतलब नहीं था जो निकाला जा रहा है। अब बात महाराष्ट्र की। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि BMC में मेयर किसका होगा, कौन होगा, लेकिन यह तय हो गया कि मालेगांव में सिर्फ 1 साल पहले बनी इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। इस्लाम पार्टी ने मेयर पद के लिए ओवैसी की पार्टी से सपोर्ट मांगा है। आज इस्लाम पार्टी और AIMIM के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और इस्लाम पार्टी ने कहा कि मालेगांव के विकास के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शेख आसिफ ने 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में इस्लाम पार्टी बनाई थी और सिर्फ 14 महीने के बाद 84 सीटों वाली मालेगांव महानगर पालिका में इस्लाम पार्टी के 35 पार्षद जीत कर आए हैं। मालेगांव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 21, शिंदे की शिवसेना को 18 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद जीते हैं। बहुमत के लिए 43 सीटें चाहिए। इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से नंबर पूरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम पार्टी ने AIMIM से भी सपोर्ट मांगा है और यह करीब करीब तय है कि ओवैसी इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मालेगांव में इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना के नेता परेशान हैं। शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने कह दिया कि मालेगांव जिहादियों का गढ़ बन रहा है, यह भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा यह तय होने में भी वक्त लगेगा। हालांकि मुंबई का मेयर सामान्य वर्ग से होगा या आरक्षित वर्ग से होगा, यह 22 जनवरी को पता चल जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मेयर आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को निकाली जाएगी। इसी के बाद पता चलेगा कि किन किन शहरों में मेयर सामान्य वर्ग से होंगे और कहां रिजर्व कैटेगरी के होंगे। चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी तक डावोस में रहेंगे, इसलिए BMC के मेयर का फैसला उनके आने के बाद होगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक बीजेपी के सभी पार्षद मुंबई में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने भी अपने 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में रहने को कहा है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता पूछ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को कैद क्यों किया हुआ है। क्या शिंदे को बीजेपी पर भरोसा नहीं है या अपने पार्षदों के पाला बदलने का खतरा है? आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 घंटों के लिए भारत के दौरे पर आए। जब शेख नाहयान दिल्ली पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
एयरपोर्ट पहुंचे। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और शेख नयन एक ही गाड़ी में साथ साथ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास के लिए रवाना हुए। मोदी ने शेख नयन को एक पश्मीना शॉल और गुजरात का मशहूर क्राफ्टेड झूला गिफ्ट किया। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े 5 समझौतों पर दस्तखत हुए। अब मैं आपको इंदौर के उस भिखारी के बारे में बताता हूं जो असल में 1 करोड़पति बन चुका है। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ड्राइवर लेकर चलता है, लेकिन भीख मांगता है और भीख से जो पैसा मिलता है वो ब्याज पर लोगों को देता है। भिखारी का नाम है मांगीलाल। मांगीलाल कुष्ठ रोगी है, दिव्यांग है, लेकिन उसने अपनी लाचारी का खूब फायदा उठाया। मांगीलाल कभी ट्राइसिकल पर बैठकर भीख मांगता था, अब लकड़ी के तख्ते पर बैठकर भीख मांगता है। भीख मांग मांगकर मांगीलाल ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, फिर उसका धंधा बंद हो गया। असल में इंदौर में भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो प्रशासन ने भिखारियों को रिहेबिलिटेट करने के लिए अभियान चलाया। भिखारियों को पकड़ पकड़ कर रिहेब सेंटर्स में भेजा। इसी अभियान में मांगीलाल भी पकड़ा गया।